वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसी प्रेगनेंसी को कहते हैं जो यूट्रस से हट के किसी और जगह पे इम्प्लांट हो जाए। तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी इज अ प्रेगनेंसी दैट इम्प्लांट्स इन एन एरिया आउटसाइड द यूट्रस। और ये नॉर्मली किस जगह पे हमारे पास पाई जाती है? एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास डायग्राम इन्होंने दी हुई है, आप इस पे देख सकते हैं। एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में हमारे पास कितनी होती है? 70 to 80% तक चांस होता है कि अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो इम्प्लांट यहीं पे होगी। इसके अलावा अदर कौन से ऑप्शन हैं जहाँ पे इम्प्लांट हो सकती है? तो दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास अब्डोमेन। अब हमारे पास रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है? तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। दूसरे नंबर पे आ जाता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जैसा कि हमारे पास कॉपर टी वगैरह होती है, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा इन यूट्रो फर्टिलाइजेशन हमारे पास हो सकती है। और जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर आता है वो है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। इसके अलावा आप अगर फ़र्ज़ किया कोई ऐसी फीमेल है जो प्रेजेंट करती है इक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ, तो आपके पास जब आएगी तो उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह की होगी? तो सबसे पहले जो है हमारे पास हम लोअर एब्डोमिनल पेन की तरफ जाएंगे, जो कि क्या होगा? यूनिलैटरल होगा। उसके अलावा हमारे पास क्या होगा? वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ आएगी। और अगर वो रप्चर होगी है प्रेगनेंसी, तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है हमारे पास क्या होगा? हाइपोटेंशन होगी विद पेरिटोनियल इरिटेशन। आप डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो कौन कौन से टेस्ट होंगे? तो सबसे पहले आपने बीटा ईसीजी टेस्ट करवाना है, जिससे आपने ये देखना है कि वाकई वो फीमेल प्रेग्नेंट है भी या नहीं है, या किसी और वजह से उसे जो पेन वगैरह हो रहा है वो किसी और वजह से हो रहा है। तो दूसरे नंबर पे आप जब अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो प्रेगनेंसी है वो इम्प्लांट यूट्रस के अंदर की हुई है या बाहर की हुई है। अगर तो बाहर है तो आप डायरेक्ट वहाँ से डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये क्या है? इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब हमारे पास जो है ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं? अगर फ़र्ज़ किया कोई ऐसा पेशेंट है जो अनस्टेबल है, जिसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या हार्ट रेट हाई हो रहा है, तो उसको क्या हमने सबसे पहले देना है? शुड बी गिवन फ्लूइड्स एंड सेंड टू सर्जरी इमीडिएटली। आपने उसके लिए फिर मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करना, आपने डायरेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर के ऊपर जाना है। ठीक है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ आप जा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट जो है वो स्टेबल हो, उसके जो वाइटल्स हैं वो स्टेबल हो। ठीक है। तो अगर एक टॉपिक प्रेगनेंसी है हमारे पास रप्चर नहीं हुई हुई और रप्चर हुई हुई है, तो उसमें हमारे पास जो होगी ट्रीटमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। अगर तो रप्चर है तो उसकी ये पेशेंट को आपने चेक करना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो उसके लिए आपने सबसे पहले उसे आईवी फ्लूइड्स की तरफ लेके जाना है, ब्लड प्रोडक्ट्स वगैरह आपने देनी है, डोपामीन वगैरह आप दे सकते हैं। उसके बाद जब वो स्टेबल होगा उसके बाद आपने सर्जरी का ऑप्शन जो है वो अवेल करना है। अगर तो वो रप्चर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। अब मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास कौन सा होगा? तो मेडिकल ट्रीटमेंट जब आपने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने चेक करना है ब्लड सीपी करवा के कि वाकई जो पेशेंट है वो एनीमिक तो नहीं है, उसका एचपी लो वगैरह तो नहीं हुआ हुआ। ब्लड टाइप आपने चेक करना है। अगर फ़र्ज़ क्या हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, अगर उसके बीच में ब्लड प्रोडक्ट या ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके लिए ब्लड टाइप और ब्लड स्क्रीनिंग का होना ज़रूरी है। फिर आपने ट्रांस अमीनेसिस चेक करने हैं, AST ALT, क्योंकि हमने क्या चेक करें? हम हिपैटोटॉक्सिसिटी चेक करें दैट कुड पोटेंशियली रिजल्टेड फ्रॉम ट्रीटमेंट। ठीक है। ट्रीटमेंट की वजह से हमारे पास क्या हो सकता है? लीवर फेलियर भी हो सकता है। After these are obtained, methotrexate, a folate receptor antagonist, may be given the patient beta HCG, followed to see if there is a decrease or not. If there is no decrease in beta HCG, a second dose is given. If patient beta HCG is still not decreasing, after the second dose, surgery should be done. Beta HCG will need to be followed weekly until it reaches zero. अब हमारे पास जो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन में आपने क्या देना है? मेथोट्रेक्सेट। अब मेथोट्रेक्सेट कौन सी ड्रग है? अ फोलेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कैसे करना है? अब आपने स्टार्ट इस तरह करना है कि आपने सबसे पहले जो डोज है मेथोट्रेक्सेट की देनी है और उसके बाद चेक करना है कि बीटा एसिड लेवल डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर फ़र्ज़ किया डिक्रीज हो रहा है लेस देन 15%, और अगर ग्रेटर देन 15% डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों के लिए आपने अलहदा से रिजीम जो है उसे फॉलो करना है। अगर ग्रेटर देन 15% ड्रॉप हो रहा है तो उसके लिए आपने क्या करना है? कंटिन्यू टू ऑब्जर्व फॉर साइड इफेक्ट्स, नो अदर ट्रीटमेंट इज नेसेसरी, कंटिन्यू वीकली बीटा एसिड टेस्ट until it reaches zero.
ठीक है। अगर तो लेस देन 15% ड्रॉप हो रही है तो आपने क्या करना है, सेकेंड डोज ऑफ मेथोट्रेक्सेट देनी है, और उसके बाद आपने चेक करना है कि बीटा एस लेवल डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर फर्ज किया वो डिक्रीज हो रहा है ग्रेटर देन 15%, तो आपने कंटिन्यू करना है उसी ड्रग को। अगर तो हमारे पास डिक्रीज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आपने क्या ऑप्शन इवेल करना है, डायरेक्ट आपने सर्जरी के ऊपर जाना है, फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। अगर ग्रेटर देन 15% ड्रॉप हो रहा है तो आपने क्या करना है, कंटिन्यू टू ऑब्जर्व फॉर साइड इफेक्ट्स, नो अदर ट्रीटमेंट इज नेसेसरी, कंटिन्यू वीकली बीटा सी टेस्ट अंटिल इट रीचेस 0। अब हम इसी टॉपिक में मजीद देख लेते हैं कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर मेथोट्रेक्सेट क्या है हमारे पास, या कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिसको आप मेथोट्रेक्सेट नहीं दे सकते। तो सबसे पहले जो है हमारे पास इम्यूनोडेफिशिएंसी के साथ अगर पेशेंट है तो उसको आप मेथोट्रेक्सेट नहीं दे सकते, विच इज़ एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट क्या है हमारे पास ऑलरेडी क्या करेगी, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को, इम्यूनोडेफिशिएंसी पेशेंट को मजीद इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ करेगी। ठीक है। तो उस कंडीशन में आप नहीं दे सकते। फिर अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि नॉन कंप्लाइंट है, ठीक है, patient who knows if they will follow up, patient need to return for evaluation to know if the treatment worked and if they need a second dose or not। जाहिर बात है जब आपने फर्स्ट डोज देनी है उसके बाद आपने एक वीक का गैप लेना है, उसके बाद दोबारा आपने इवेल्युएशन के लिए पेशेंट को बुलाना है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो आपके पास सेकंड वीक में नहीं आ सकता तो आप उसको नहीं देंगे, या अगर उस पेशेंट को उस ड्रग से एलर्जी वगैरह है तो उस कंडीशन में भी आप नहीं दे सकते। अगर कोई पेशेंट है जिसको ऑलरेडी हमारे पास क्या है, हिपैटोटॉक्सिसिटी के साथ आ रहा है या लीवर डिजीज़ के साथ आ रहा है, तो उसको आपने मेथोट्रेक्सेट नहीं देना, क्योंकि ये भी एट द एंड हमारे पास क्या है, हिपैटोटॉक्सिक ड्रग है। ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, लेवल्स ऑफ लीवर इंजाइम्स आपने चेक करते रहना है। ठीक है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर ग्रेटर देन 3.5 सेंटीमीटर है या उससे बड़ी है, अगर तो 3.5 सेंटीमीटर या उससे ग्रेटर है टॉपिक प्रेगनेंसी, तो उसके लिए आप मेथोट्रेक्सेट नहीं देंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं होगा उस पेशेंट के ऊपर। ठीक है। फिटल हार्ट बीट अगर हमारे पास हो रही है, अ प्रेगनेंसी डेवलप्ड इनफ टू हैव अ हार्ट बीट हैज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ फेलियर विद मेथोट्रेक्सेट। तो आपने क्या करना है, अगर फिटल हार्ट बीट आप देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप मेथोट्रेक्सेट नहीं दे सकते। ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग वाला अगर कोई ऐसी पेशेंट है जो ब्रेस्ट फीड करवा रही है अपने दूसरी किसी बेबी वगैरह को, तो उस कंडीशन में भी आप मेथोट्रेक्सेट नहीं देंगे। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको क्या है, को एग्जिस्टिंग वायबल प्रेगनेंसी या हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी के साथ है, तो उसमें भी आप मेथोट्रेक्सेट नहीं देंगे। तो हमारे पास टोटल कितनी कंडीशन है, टोटल 6 कंडीशन है जिसमें आपने मेथोट्रेक्सेट नहीं दे सकते आप। तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि सर्जिकल ऑप्शन में हमारे पास कौन कौन सी दो चीज़ें हैं। तो एक को हम बोलते हैं सेल्फ इंजेक्टमी और एक को हम बोलते हैं सेल्फ इंगोस्टमी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, जैसा कि आपने पहले चेक किया था कि हमारे पास जो प्रेगनेंसी है यूजली वो कौन सी होती है, फलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आप सिंपली कोई फलोपियन ट्यूब के अंदर होल करके सिर्फ प्रेगनेंसी को रिमूव करें और जो बाकी फलोपियन ट्यूब है वो अपनी जगह पे ही रहे, वो रिमूव ना हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंगोस्टमी। अगर ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आप सिंपली क्या फ्लोपियन ट्यूब रिमूव कर दे यूट्रस के साथ से, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंजेक्टमी। तो हम बुक में से देख लेते हैं। तो सर्जरी इज डन टू ट्राई टू प्रिजर्व द फ्लोपियन ट्यूब बाय कटिंग अ होल इन इट, हाउएवर रिमूवल ऑफ द होल फ्लोपियन ट्यूब may be necessary. Mothers who are RH negative should receive anti-D RH immunoglobulin, या जिसे हम रोगैम बोलते हैं, so that subsequent pregnancy will not be affected by hemolytic disease। ठीक है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में दो ऑप्शन है, सेल्फिंगेस्टमी और सेल्फिंगोस्टमी। ये आप देख सकते हैं हमारे पास डायग्राम में हमारे पास शो हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर के अंदर आप ये देख सकते हैं। तो ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें आप क्या कर रहे हैं, ट्यूब रिमूवल कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंजेक्टमी। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।